हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो है हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहे हैं वो उसमें हम पढ़ रहे थे विषाणु यानी कि वायरस। तो आप उसी क्रम में हम आज पढ़ते हैं वायरसों की प्रकृति यानी वायरस किस प्रकृति के होते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है विषाणुओं की प्रकृति यानी नेचर ऑफ वायरस। ठीक है, तो विषाणु का नेचर किस प्रकार से होता है वो आज का टॉपिक है। तो जैसे देखिए सबसे पहली लाइन कि विषाणुओं को सजीव तथा निर्जीव जगत के मध्य संयोजक कड़ी माना जाता है। यानी जो वायरस होते हैं उनको सजीव और निर्जीव, आप सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में आप जानते हैं। सजीव मतलब जिनमें जीवन होता है और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता है। तो वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सजीवों और निर्जीव दोनों के मध्य की कड़ी माना जाता है वायरसों को, क्योंकि इनमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। यानी वायरसों में सजीव के लक्षण और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी माना जाता है। अब इसमें एक दशा बनती है कि ये सजीव किस स्थिति में होते हैं और ये निर्जीव किस स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सजीव की निर्जीव स्थिति यानी वायरसों की निर्जीव स्थिति कि वायरस निर्जीव कब होते हैं। यानी जब वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं होते हैं तब ये निर्जीव की स्थिति में होते हैं, और जब वायरस किसी जीवित जीव शरीर रचना के संपर्क में होते हैं या किसी जीवित कोशिका के संपर्क में होते हैं तो ये सजीव होते हैं और सजीव जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब जीवित कोशिका से तात्पर्य है, आपने पढ़ा है कि किसी भी जीवधारी की शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। यानी कई सारी कोशिकाएं मिलकर के या एक कोशिका मिलकर के या एक कोशिका से एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। बहुत सी कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। क्योंकि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, तो जब ये किसी जीव शरीर रचना के संपर्क में आते हैं, किसी जीवित जीव के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव होते हैं। यानी कि जब ये किसी जीवित जीव शरीर के संपर्क में आते हैं तो उस जीव में उपस्थित उसकी जो जीवित कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में ये प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तब वो सजीवों जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसके विपरीत जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं होते हैं या जीवित जीव शरीर रचना के बाहर होते हैं या कोशिका से बाहर होते हैं तो ये निर्जीव होते हैं। तो आइए सजीव और निर्जीव दोनों ही इनके लक्षण किस प्रकार से हम इनके लक्षणों के आधार पर इनको पहचान पाएंगे कि वायरस सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं। तो सबसे पहले हम वायरसों के निर्जीव लक्षण देखते हैं, यानी कि विषाणुओं के निर्जीव लक्षण नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जब इनमें जीवन नहीं होता है, जब ये जीवित नहीं होते हैं, सजीव जैसे लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, या इनको किस आधार पर जो है निर्जीव कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। यानी हम निर्जीव के जब लक्षण पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग के, तो जब ये निर्जीव की स्थिति में होते हैं, निर्जीव की दशा में होते हैं, तब इस प्रकार के ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि इनकी जो है कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है।
क्योंकि आपने अभी बताया आपको कि किसी भी जीवित जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका मिलकर के जीव संरचना का निर्माण करती है। तो जब कई सारी कोशिकाएं या किसी एक कोश की जीव में एक कोशिका से उस जीव का निर्माण होता है तो उसमें कोश की संरचनाएं होती हैं, यानी कोश की संरचनाएं ही जीव रचना का निर्माण करती हैं। परंतु जो वायरस होते हैं ये निर्जीव होते हैं, तब इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट देखिए, इनमें कोशाकला तथा कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जब कोशिकीय संरचना ही नहीं है, जब कोई किसी प्रकार की कोशिका ही इसमें उपस्थित नहीं है, तो जब कोशिका नहीं उपस्थित है तो कोशाकला और कोशिका भित्ति कहाँ से होगी? क्योंकि जब कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तब कोशिका भित्ति और कोशाकला, कोशिका के अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। परंतु जब हम वायरस में पढ़ रहे हैं कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, जब ये निर्जीव की स्थिति में होते हैं, तब इनमें कोशाभित्ति और कोशिका कला कहाँ से होगी? इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये कोशिकीय उपापचय नहीं दर्शाते हैं। आपने पढ़ा है कि जितने भी जीवित जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनके शरीर में अनेक प्रकार से जो है रासायनिक और उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, जिससे उन जीव शरीर की रचना में अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं जिससे उनके शरीर का संचालन होता है, क्योंकि हमें शरीर को चलाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करना आवश्यक होता है, जिसमें आपने पढ़ा है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। तो इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए शरीर में अनेक प्रकार से रासायनिक क्रियाएं, अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिससे जीव शरीर रचना एक सुव्यवस्थित तरीके से अपना जीवन चलाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं द्वारा, उपापचय की क्रियाओं द्वारा नियमन होता है और जिसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन सभी क्रियाओं का होना और पोषण के बाद जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार से मलमूत्र विष्ठा उत्पन्न होती है, उसका भी उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। अगर हम उन सबको उत्सर्जित नहीं करेंगे तो किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमें श्वसन की क्रिया भी करना आवश्यक होता है। परंतु जब वायरस निर्जीव की स्थिति में होते हैं तो उनके शरीर में इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी उनमें श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन इस प्रकार की कोई भी वो क्रियाएं नहीं करते हैं, और जिसके कारण उनके शरीर में रासायनिक क्रियाएं और उपापचय क्रियाएं भी नहीं होती हैं। तो वही बताया गया है तीसरा पॉइंट कि ये कोशिकीय उपापचय नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए हमारी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर वृद्धि विकास करता है। तो इन सब कार्यों के लिए अनेक प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो हमारी कोशिका द्वारा संपादित की जाती हैं। परंतु जब वायरस निर्जीव की स्थिति में होते हैं तब उनमें कोशिका ही नहीं होती है, उनमें जो है अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं तथा कोशिका के बाहर अक्रिय कणों के रूप में रहते हैं। यानी कि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जब ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में होते हैं तब ये जीवित जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सजीवों जैसे लक्षण व्यक्त करते हैं। परंतु जब ये किसी निर्जीव कोशिका में होते हैं, या कह सकते हो जब किसी सजीव कोशिका से बाहर होते हैं,
यानी ये सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं होते हैं, तब ये कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं, यानी कि इनमें जो है किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती है और अक्रिय कणों के रूप में होते हैं, यानी छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है, विषाणुओं को रासायनिक पदार्थों की भांति क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। यानी आपने रासायनिक पदार्थ देखे हैं जिनको क्रिस्टलीकृत करके कई कई समय तक, काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है। जैसे आपका रासायनिक पदार्थ में सोडियम क्लोराइड ले लो, NaCl, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। देखो उसका क्या होता है, क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है और छोटे छोटे कणों के रूप में या बड़े बड़े कणों के रूप में उसको संभाल करके संरक्षित कर लिया जाता है। इसी प्रकार से सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, यानी ये जो तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार के जो ये तत्व है, इन तत्वों को क्रिस्टलीकृत किया जाता है, छोटे छोटे दानों के रूप में जो है बना लिया जाता है, जिससे ये कई कई साल तक, काफी समय तक इनको जो है सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो जब निर्जीव की स्थिति में होते हैं वायरस, विषाणु, तब इनको भी उसी प्रकार से छोटे छोटे दानों के रूप में जो है क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है। लाइक जैसे आपने सूजी और मैदा देखा होगा, सूजी मैदा, जिस प्रकार से उसके छोटे छोटे महीन रवे के दाने होते हैं, यानी उसी प्रकार से विषाणुओं को भी रवे के रूप में, छोटे छोटे महीन कणों के रूप में जो है क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ये थे आपके वायरसों के निर्जीव लक्षण, यानी इन्हीं लक्षणों के आधार पर वायरसों को जो है निर्जीव कहा जाता है, निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब देखते हैं वायरसों को सजीव क्यों कहा जाता है, और ये जब सजीव की स्थिति में होते हैं तब किस प्रकार के लक्षण व्यक्त करते हैं, जिसमें आप जैसा हेडिंग में देख पा रहे हैं, सजीवों के लक्षण यानी कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग यानी कि सजीव। तो आप सबसे पहला पॉइंट देखिए, सजीवों की भांति इनका निश्चित परिमाप, आकार तथा आकारिकी होती है। आपने देखा है सजीवों का जो शारीरिक ढांचा होता है, उस ढांचे को अनेक कोशिकाएं या एक कोशिका जो है मिलकर के बनाती है और उस ढांचे का एक आकार, परिमाप, लंबाई, चौड़ाई होती है। क्योंकि सजीवों का आकार लंबाई में बढ़ता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, तो वृद्धि और विकास के फलस्वरूप उसको एक निश्चित आकार एवं आकृति प्राप्त होती है। तो सजीवों में जब वायरस सजीव की दशा में होते हैं, सजीवों की स्थिति में होते हैं, जब सजीवता प्रदर्शित करते हैं, तब उस समय वायरस का भी जो आकारिकी है, स्ट्रक्चरल ढांचा है, संरचनात्मक ढांचा है, उसका आकार, परिमाप निश्चित होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखा गया है, डीएनए अथवा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आपने पढ़ा है कि माता पिता के लक्षण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। तो माता पिता के लक्षण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो पहुंचते हैं, उसको पहुंचाने का काम डीएनए, आरएनए करते हैं। इसीलिए डीएनए को जो है आनुवंशिक पदार्थों का वाहक कहा जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने वाला कहा जाता है। क्योंकि डीएनए और आरएनए जो है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से निर्मित श्रृंखलाएं होती हैं और इन पर आनुवंशिक पदार्थ, जीन्स उपस्थित होते हैं और उन्हीं जीन्स के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। तो ये सजीवों का विशेष लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं और जनन करके अपनी जैसी नई संतति उत्पन्न करते हैं।
क्योंकि सजीव अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए जनन करते हैं, उनमें जनन की क्रिया आवश्यक होती है और अपनी जैसी वो अपार क्षमता रखते हैं संतान उत्पत्ति करने की। तो जब जनन करते हैं सजीव अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके जो लक्षण होते हैं और उनके जो पितृजों के लक्षण होते हैं, यानी कहने से तात्पर्य है कि उनके लक्षण और उनके माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो जनन की क्रिया के माध्यम से उनकी जो आने वाली जनरेशन है, उनकी जो संतानोत्पत्ति करेंगे, नई पीढ़ी होगी, उनमें वो लक्षण पहुंचते हैं। तो उन लक्षणों को पहुंचने के लिए उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, वो उत्तरदायी होता है। तो इसी प्रकार से जब ये सजीव में इस प्रकार से लक्षण होता है, तो जब वायरस सजीव की स्थिति में होते हैं, सजीवों के लक्षण व्यक्त करते हैं, तो उनमें भी डीएनए डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। क्योंकि जब वायरस सजीव होते हैं तब ये भी जनन करते हैं और जनन करके अपनी जैसी नई संततियां उत्पन्न करते हैं, और जब उनकी नई संततियां उत्पन्न होती हैं तो उनमें भी उनके लक्षण आनुवंशिक होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, सजीव कोशिका में विषाणु गुणन द्वारा संख्या वृद्धि करते हैं। जैसा कि अभी पहले ही बता रहे थे कि सजीवों का विशेष गुण है जनन। सजीव अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए जनन की क्रिया करते हैं और जनन की क्रिया के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करके अपनी वंशावली को, अपनी वंशज को, अपनी वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से जब वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में होते हैं, जब किसी सजीव कोशिका के संपर्क में होते हैं या किसी जीवित जीव के संपर्क में होते हैं, तो वो वहां भी क्या करते हैं, गुणन करते हैं, यानी कि जनन की क्रिया करते हैं और जनन की क्रिया के द्वारा अपनी जैसी कई सारी नई संततियों को जन्म देते हैं, जिससे वायरसों की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जिस प्रकार से सजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं और जनन करके अपने परिवार में सदस्यों की संख्या, अपनी जो है परिवार में व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जब वायरस सजीव की स्थिति में होते हैं तब वो किसी, यानी जब वो किसी सजीव कोशिका के संपर्क में, किसी जीवित कोशिका के संपर्क में होते हैं, तो उसके कोशिका के अंदर ही, उस जीवित कोशिका के संपर्क में ही जनन की क्रिया करते हैं, गुणन करते हैं और गुणन करके कई सारी नई संततियों को जन्म दे करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है, ये ऊष्मा, पराबैंगनी किरणों, आर्द्रता, रसायनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जिस प्रकार से सजीव भी किसी ना किसी पदार्थ के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप ले लो, जब बरसात यानी गर्मी का मौसम होता है, बहुत गर्मी होती है, तो सजीव उस गर्मी का आभास करते हैं, अनुभव करते हैं और उस गर्मी के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे हम मनुष्य का ही उदाहरण लेते हैं तो मनुष्य कहता है कि आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए कई सारे उपाय सोचता है। उसी प्रकार से जब बहुत ही ठंडक का मौसम आ जाता है तो वो ठंडक के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार सूर्य की रोशनी अधिक पड़ने लगती है, सूर्य की किरणें तेज ऊष्मा के साथ पड़ती हैं, तब भी वो धूप से छाया की ओर चलता है, यानी धूप में अगर है तो वो छाया की ओर गमन करता है। तो उसने क्या किया, धूप से बचने के लिए छाया की ओर चला, यानी उसने किरणों के प्रति अनुक्रिया व्यक्त की। तो इस प्रकार से जो सजीव है वो किसी न किसी असहनीय पीड़ा या किसी दुखदाई पीड़ा के प्रति जो है अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से वायरस भी अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग दशाओं में जो है अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया ऊष्मा, यानी जब वायरसों को ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है, उसके प्रति
दूसरा उदाहरण है पराबैंगनी किरणें, यानी सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन किरणों के प्रति भी वायरस जो है अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्द्रता यानी कि नमी जब होती है, मौसम में जब नमी हो जाती है बारिश के कारण या किसी अन्य माध्यम से, तब भी वो उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं ना किसी प्रकार से। और रसायनों के प्रति, यानी तेज कोई कीटनाशक युक्त रसायन जब उनके ऊपर पड़ जाता है तब ये उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। तो किस प्रकार से सजीव भी अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, ये सजीवों का लक्षण है। अगला 5वां पॉइंट है विषाणु परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने परपोषी और स्वपोषी पढ़ा है, तो परपोषी और स्वपोषी को थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पर समझ लेते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और अपने द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है उत्पादक हरे पेड़ पौधे, हरी वनस्पतियां, ये क्या है, ये स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और परपोषी में जब हम बात करते हैं तो परपोषी वे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिसमें मनुष्य है और अनेक प्रकार के जीवधारी हैं, जैसे आपके चतुष्पादी गमन करने वाले जीवधारी गाय भैंस बकरी मनुष्य है। इस प्रकार के जो ये जीवधारी हैं ये अपने भोजन को दूसरे भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको परपोषी या परपोषी की श्रेणी में रखा गया है। और जो आपका वायरस है वो भी क्या है, परपोषी विशिष्टता दर्शाता है। परपोषी से तात्पर्य से समझ में आ रहा है कि जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तब ये सजीवों के लक्षण व्यक्त करते हैं और उसी कोशिका से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो जब ये जिस कोशिका के संपर्क में आते हैं, जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, तो वो कोशिका परपोषी कोशिका कहलाती है। और जिस जीव की वो कोशिका होती है, अर्थात जो जीव होता है वो जीव परपोषी जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से जो वायरस हैं वो किसी दूसरी कोशिका के संपर्क में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, उपापचय की क्रिया दर्शाते हैं, सजीवों के लक्षण व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया है कि जो वायरस है ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, यानी इनमें परपोषी का एक विशेष गुण होता है जब ये सजीवों की स्थिति में होते हैं तब। अन्यथा ये क्या है, जब किसी जीवित कोशिका के बाहर है तो क्या है, ये निर्जीव हैं, निर्जीव जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सजीवों के भी 5 पॉइंट्स कर लिए। तो आज का जो वीडियो था वो वायरसों की प्रकृति पर आधारित था। तो आपको समझ में आया कि वायरसों की जो प्रकृति होती है, प्रकृति है, जो नेचर है, वो सजीव है और निर्जीव भी है। इसी कारण इनको जो है सजीव के लक्षण और निर्जीव के लक्षण पाए जाने के कारण सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इस वीडियो का जो थ्योरी दिया गया है उसको अच्छे से फेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ।